सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। आज एक खबर ने मुझे बेसाख्ता उस मुसलमान बादशाह की याद दिला दी है जिसे दुनिया बुत शिकन के नाम से जानती है। वही महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह जिसने हिंदुस्तान पर 1, 2, 3 नहीं 17 हमले किए। इन हमलों का एक ही पैगाम था, पलट पलट कर वार। इस्लाम के दुश्मनों पर पलट पलट कर यह वार कितना कारी था, अंदाजा इससे लगाएं कि आज 1000 साल से ज्यादा का वक्त गुजरने के बावजूद उसी महमूद गजनवी की हैबत और दबदबे से इंतहा पसंद हिंदू थर थर कांपते हैं। मुस्लिम फातिहीन की इसी शानदार तारीख से जुड़ा है पाकिस्तान का बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी, जिसके कामयाब तजर्बे ने आज भारत की नींदें हराम कर दी हैं, क्योंकि नाम ही नहीं काम भी वही है, यानी पलट पलट कर वार। मकबूजा कश्मीर में निहत्ते और बेगुनाह कश्मीरियों पर जबरो सितम के पहाड़ तोड़ने वालों को पता है कि कल भी गजनवी फाते था तो आज भी तारीख दोहराई जा सकती है। कल पाकिस्तानी भी कश्मीरियों से इज़हार यकजहती की नई तारीख रकम करने जा रहे हैं। ये तैयारियां क्या कश्मीर में तुलू होने वाले आज़ादी के सूरज की नवीद हैं? इसी पर हम बात करेंगे। असद खरल साहब हमारे साथ हैं, कुछ एक्सक्लूसिव्स भी इनके पास हैं, वो भी इनसे हम जानेंगे, और बाबर डोगर साहब भी हमारे साथ हैं और इनके पास कुछ आज ख़ास खबरों के हवाले से तफसील भी है, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन पहले हम एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं आज की अहम डेवलपमेंट्स पर। उसके बाद मेरा सवाल ये है कि भारत में इतना खौफ क्यों तारी है पाकिस्तान से, बल्कि निहत्ते कश्मीरियों से? क्योंकि वहाँ से जो बयान आए हैं वो आपके सामने रखूँगा, उससे आपको अंदाज़ा होगा किस कदर खौफ है वहाँ पर। लेकिन पहले रिपोर्ट। अब पहला सवाल जो मैंने करना है उसमें चंद बयानात आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। भारत की तर्जुमान ने जनाब मीडिया के सामने कहा कि पाकिस्तान कुछ लोगों को भारत की तरफ भेज रहा है, कोई अंडर वाटर कुछ होने वाला है, अजीबोगरीब कि जी फलां जगह पर हमला हो सकता है। और इसको पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है कि ये बिल्कुल एक बेवकूफ़ी वाला बयान है, पाकिस्तान इस तरह का काम कभी भी नहीं करेगा, एक ज़िम्मेदार मुल्क है। हत्ता कि आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म ने भी कहा है कि पाकिस्तान ऐसी कोई कोशिश नहीं कर रहा, कोई ऐसा काम नहीं कर रहा। तो फिर इस तरह के बयान का भी कहा जाता है वो ISI वहाँ पर लोगों को रिक्रूट कर रही है। आज जब ये मिसाइल का भी तजर्बा हुआ असद खरल साहब, तो ये भारत में इतना खौफ क्यों है वहाँ की हुकूमत पर? यानी निहत्ते कश्मीरी हैं, कुछ भी नहीं, उनके पत्थरों से भी खौफजदा हो जाते हैं कि उनको जनाब अंधा कर दो पैलेट गन से, उन पर गोलियाँ चला दो। 11-11 साल के बच्चे से खौफजदा हैं, पाकिस्तान से इतना खौफजदा है, जबकि 10 गुना ज़्यादा खर्चा करते हैं अपने दिफा पर, इतनी ज़्यादा बड़ी फौज। फिर भी ज़रा सा पाकिस्तान को बयान देता है, इस तरह का कोई तजर्बा होता है तो हवास बाख्ता होकर अजीबो गरीब बातें करने लग जाते हैं, जैसे कोई नीम पागल हो। उसामा साहब, जब से इमरान खान साहब की हुकूमत आई है, जब से मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा साहब हैं और साथ अभी DGIS भी जनरल फैज साहब हैं, उससे पहले भी, क्योंकि ये आर्मी से रिलेटेड इश्यूज हैं और इस हुकूमत का जो पॉलिसी थी, पहले भारत नवाज पॉलिसी, नवाज मोदी पॉलिसी जो है वो भी आपके सामने। एक तो जिस तरह आपने मिसाइलों की टेक्नोलॉजी के हवाले से पाकिस्तान इंडिया से बहुत ज़्यादा आगे है। इंडिया का कोई ऐसा शहर नहीं है जो हमारे मिसाइलों की जद में ना हो। हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है कि हम वॉर हेड जो है उसके ऊपर लगा सकते हैं, हम न्यूक्स उसके साथ फायर कर सकते हैं। और ये जो गौरी मिसाइल का एक तजर्बा किया गया कामयाब, और जो भारत की जो अब नींदें हराम हुई हैं, और जिस तरह आपने कहा कि ISI के ऊपर भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि अंदर बंदे घुसा रहे हैं। एक तरफ तो आपने 8 लाख फौज वहाँ पे लगाई हुई है, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर सिविलियन आबादियों के ऊपर आप फायरिंग कर रहे हैं, 80 लाख बंदे के ऊपर 8 लाख फौज लगाई है। तो खौफ ये देखें कि आज उनको खौफ है कि ISI कैसे पहुंच जाती है वहां पे, उनके लोग किस तरह पहुंच जाते हैं, हैबत देखें। जी। मामला ये है कि उसामा साहब, जो ये हमने कामयाब तजर्बा किया है, और ख़ास तौर पे आज नोट करें, मैं पहले भी बताया था जनरल बाजवा साहब की जब एक्सटेंशन हुई थी कि उनका एक ख़ास तजर्बा है, वो वहाँ पे रहे हैं, कश्मीर के चप्पे चप्पे को वादी को वो जानते हैं, उनकी वहाँ पे पोस्टिंग रही है। आज जो स्ट्राइक कोर का उन्होंने दौरा किया है और जवानों की तरबियत पेशा वराना सलाहियतों के हवाले से
और जिस तरीके से अज़म का इजहार किया और तैयारियों का उन्होंने जायजा लिया है, और गौरी मिसाइल का ये तजर्बा, गजनवी मिसाइल का ये तजर्बा, और जिस तरह मिसाइल टेक्नोलॉजी के हवाले से हमारे पास फौज की ताकत के हवाले साथ, और वो चीज़ ताकत जिसका एतराफ़ अमेरिका भी करता है और दुनिया भी करती है। टेक्नोलॉजी से हट के भी जहाज़ों के हवाले से देख लें कि उनके किस तरह हमने जहाज़ गिराए, भारत के अंदर हुआ कार मची कि जनाब ये तो जहाज़ जो है, फिर उनके फौजियों की आए दिन वीडियो जारी होती हैं, आए दिन। अभी तो कश्मीर के अंदर आज अगर पाकिस्तानी कौम, आज पाकिस्तानी फौज जिस तरह से आर्मी चीफ लाइन ऑफ कंट्रोल पे गए, जिस तरह डीजी ISPR जो है वो मीडिया इंटरनेशनल को लेके गए लाइन ऑफ कंट्रोल पे, और इंडिपेंडेंट लोगों की जो है उनसे मिलवाया गया और उन्होंने बताया किस तरह सिविलियन आबादियों पे फायरिंग की जाती है। बिल्कुल सही। पाकिस्तान आर्मी ने जितनी भी स्ट्राइक्स की हैं, पाकिस्तान आर्मी ने उनकी फुटेज जारी की, उनकी वीडियो जारी की, इनके जहाजों को जो गिराया, इनके जो पायलट को पकड़ा, इनके जो मोर्चे तबाह किए, इनके फौजियों को जो मारा, और इनके जो जखीरे तो मंगाए, सिविलियन आबादियों के ऊपर फायरिंग भी की। आज जिस तरह इमरान खान साहब ने कहा था ना कि हम किसी हद तक भी जा सकते हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कह रहे हैं कि हम किसी हद तक भी जा सकते हैं, कश्मीर पाकिस्तान की शाहराग है, ये बानी पाकिस्तान ने कहा है। और ये जो हमारा वलवला, अज़्म, जज्बा, आज अगर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान अनाउंस कर दें, आर्मी कह दे, तो मेरा ख्याल है आर्मी से आगे हमारे पाकिस्तान के जवान, बूढ़े, बच्चे कश्मीरियों के लिए मर मिटने के लिए तैयार होंगे। ये लाइन ऑफ कंट्रोल पे पहुंचेंगे। जिस तरह गाज़ब भारतीय फौज वहां पे अब 370 की हैसियत खत्म करके वो खुद फंस गए हैं, अब ये उनका एक गाज़ब फौज का रोल है, अब वो जेनोसाइड के मुर्तकब हो रहे हैं। पूरी दुनिया, अमेरिका, बरतानिया क्यों परेशान है? क्यों परेशान है? इसलिए कि अगर पाकिस्तान की हुकूमत ने, क्योंकि जहाद इस्लाम में भी है कि हुकूमत वक्त अगर जहाद अनाउंस करे तो वो जहाद होगा। अगर सिर्फ इतना कह दे, इमरान खान साहब कॉल दे दे, आर्मी चीफ कॉल दे दे कि कश्मीरियों के सॉलिडारिटी के लिए पाकिस्तानी कौम लाइन ऑफ कंट्रोल पे पहुंच जाए, तो उसके आगे फिर 22 करोड़ आवाम के आगे उसामा साहब बंद बांधना मुश्किल हो जाएगा। दूसरी बात, अगर आज कश्मीरी रहनुमा, आज पाकिस्तानी लीडर कश्मीरियों को कहें तो 80 लाख कश्मीरी जो हैं वो 8 लाख फौज को कच्चा चबा जाए, उनके घरों के आगे ये खड़े नहीं हो सकते। और जिस दिन ये वक्त तो दूर नहीं है, अगर यही सिलसिला रहा तो क्या 80 लाख आबादी से 8 लाख फौज को कंट्रोल कर सकती है? फौजें, अफवाज जो होती है वो कौमों की वजह से मजबूत होती हैं। लिहाजा अगर उनके पीछे, उस 8 लाख फौज के पीछे जो कश्मीरी तो नहीं है, उनके तो वो हकूक गज़ब कर रहे हैं, अगर वो सीधे हो जाते हैं तो 80 लाख बंदा और 8 लाख फौज, बिल्कुल एक फौजी कितने बंदों के हाथ आएगा? सही है, लेकिन देखे ना, उधर से पत्थर हैं, उधर से बारूद और गोलियां और फिर निहत्ते लोग। लेकिन बाबर डोगर साहब, ये जो घबराहट और खौफ इतना तारी है, आप देख रहे हैं वहाँ की हुकूमत किस तरह के बयान दे रही है। अभी अमेरिकी महकमा खारजा की तरफ से भी बयान आ गया है कि इंसानी हुकूक की पामाली पर शदीद तशवीश है अमेरिका को, और पाकिस्तान में के रोल को भी सराहा जा रहा है अमन के लिए। कल जिस तरह पाकिस्तानी कौम निकल रही है, इसकी मिसाल भी दुनिया में नहीं मिलती। आज मैं आपको बताऊं कि मेरे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि कल जिस तरह स्कूल में जा रहे हैं, कश्मीरी लिबास में जा रहे हैं और वो कश्मीर के बारे में जान रहे हैं, पूछते हैं कि क्यों इतना हमारे बहन भाइयों पर, हमारे बच्चों पर इतना जुल्म हो रहा है, वो फिर तो ये एक अवेयरनेस अब एक छोटे छोटे बच्चों में, 5 साल 7 साल के बच्चों में आ रही है। तो एक बहुत बड़ी बात है, कल पूरी कौम इकट्ठी हो रही है। बिल्कुल उसामा साहब, लेकिन इससे पहले अभी जो आप बात कह रहे थे गजनी मिसाइल टेस्ट की, तो अगरचे कि पाकिस्तान ने फॉर्मेलिटीज़ पूरी की थी, इंडिया को पहले बता दिया था कि जी पाकिस्तान इसका तजर्बा करने जा रहा है, तो आज मैं सारे इंडियन चैनल्स देख रहा था, इंडिया के अखबारात को देख रहा था, तो जिस तरह से सारा इंडिया बदहवास हुआ है, मैं हैरान रह गया कि सारे चैनल्स सारा दिन शोरों होगा करते रहे कि पाकिस्तान अटैक कर देगा। और जिस तरह से अवाम, उनके फौजी जो थे वो घबराए हुए थे और घबरा कर जो स्टेटमेंट्स दे रहे थे, वो मैं सुन के हैरान रह गया कि ये तो पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकते। उसामा साहब, मुझे तो ऐसे लग रहा था कि ये टेस्ट मिसाइल नहीं था, ये बाकी इंडिया में कहीं हिट कर गया है और उसकी इतनी चीखो पुकार जो है वो सामने आ रही है। सीरियसली मुझे, मैं आपको वाकई, आप आप इंडियन चैनल्स के प्राइम टाइम के सारे प्रोग्राम देख लें,
सारे प्रोग्राम जो थे ये गजनवी मिसाइल पे थे कि पाकिस्तान ने गजनवी मिसाइल का तजर्बा किया है, कामयाब तजर्बा किया। हमारे चैनल पे उतना नहीं दिखाया गया जितना इंडियन चैनल पे उसको दायरे लगा लगा कर दिखाया गया कि ये देखिए ये गजनवी मिसाइल चल जा रहा है, ये अब यहाँ पर पहुंच गया और ये इंडिया के लिए बनाया गया है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर एटमी जंग की बात कर रहे हैं, ये जंग पाकिस्तान जंग की तैयारियां कर रहा है और एक खौफ की लहर वहां पर मौजूद है। जो दूसरी बात आपने की कि जो डोनाल्ड ट्रंप जो है उनकी जो रिसेंट आज स्टेटमेंट आई है, तो इंडिया का जो अखबार है द प्रिंट, उसने भी इसकी एक कल स्टोरी दी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि जब मोदी साहब ने ट्रंप साहब से ये कहा कि हालात कश्मीर में हालात कंट्रोल में है, तो ट्रंप ने उस पर यकीन नहीं किया और उस पर ट्रंप ने जो इंडिया में उनके एम्बेसडर हैं उनको कन्वे किया कि वो वहाँ के हालात का जायज़ा लें और उनको एक रिपोर्ट भेजें। उस रिपोर्ट के मिलने के बाद जो ट्रंप था उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को कन्वे किया कि हालात ठीक नहीं है, जिस तरह से आप बता रहे हैं उस तरह से नहीं है, लिहाजा वहाँ से फौरी तौर पर कर्फ्यू को हटाया जाए। ये इंडियन अखबार लिख रहा है कि ये मौजूदा जो सूरत जिस तरह से इंडिया कन्वे कर रहा है कि इंटरनल सिचुएशन है, कश्मीर में पीस है, पाकिस्तान जो है वो दुनिया को इसके खिलाफ गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है, इंडिया के अंदर से आवाज़ें आ रही हैं। इंडिया के एक और चीज़ बताऊं कि 2-3 ब्यूरोक्रेट जो है उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। मैं जो कश्मीरी लीडर जिन्होंने रिज़ाइन किया मैं उनकी बात नहीं कर, उनसे हट के इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के 3-4 ऑफिसर ने रिज़ाइन किया। मैं उनकी स्टेटमेंट्स पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि उन्होंने जब सर्विस ज्वाइन की थी तो वो एक सेकुलर इंडियन गवर्नमेंट थी, एक लिबरल इंडियन गवर्नमेंट थी जिसका वो हिस्सा थे, उस पर वो फख्र फील करते थे। लेकिन आज एक हिंदू गवर्नमेंट है, वो सेकुलर गवर्नमेंट नहीं है, वो इस हिंदू गवर्नमेंट के अंडर काम नहीं कर सकते, इस इत्तेहाद गवर्नमेंट के अंडर काम नहीं कर सकते। इंडिया के अंदर से आवाज़ें आ रही हैं। अब आप देखिए कि कितना मोदी पे प्रेशर है कि मोदी ने अक्टूबर के पहले हफ्ते में जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट रखी हुई थी वो आज कैंसिल कर दी है। उस समय वो सारे बड़े बिजनेसमैनों को लेके जा रहे थे कि कश्मीर में इन्वेस्टमेंट करें, जमीनें खरीदें, तो वो आज कैंसिल कर दिया। वो सब ड्रामा लग रहा है कि मोदी बदहवास हुआ है, इंडिया बदहवास हुआ है, कश्मीर की सिचुएशन के कंट्रोल में नहीं आ रही, दुनिया का प्रेशर उन पे बढ़ रहा है और पाकिस्तान की गवर्नमेंट बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रही है। जिस तरह से हम कल इजहारी यकजहती कश्मीर मना रहे हैं और कल 12 बजे सारी कौम निकलेगी। आप अपने बेटे की बात करें, मेरे बेटे ने कल आज मुझे फ़ोन करके कहा कि जी कल 12 बजे है तो मुझे भी इस तरह का कोई ड्रेस चाहिए, तो सारी कौम बाहर निकल रही है और बड़ी और इससे हम सारी दुनिया को बताएंगे मोदी का पाकिस्तानी अवाम आखिरी मोदी का खतरे तक पाकिस्तानियों को भी और कश्मीरियों को शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने कश्मीर का मसला आलमी सतह पे उजागर किया। नई जो हमारी जनरेशन है उसको पता चला और जो फजाई दूत वज़ीर दफ्तर खारजा ने कहा किसी वक्त भी हम उसको बंद कर सकते हैं। एक चीज मैं अगली खबर पर चलेगा कि जितना इंडिया का मीडिया शोर मचा रही था, सारी दुनिया का मीडिया उनको रिडिक्यूल कर रहा है कि गलत पिक्चर पेश कर रहे हैं। तो मैं आपको कि ये इंडिया का अंदरूनी मामला है। इंडिया के अंदर से जो लिबरल फोर्सेस हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो संजीदा लोग हैं, वो ये सवाल कर रहे हैं। आप इंडियन चैनल देखें, वो पूछ रहे हैं कि जनाब अगर ये इंटरनल मैटर है तो फिर यूएनओ की मीटिंग क्यों हुई? अगर ये इंटरनल मैटर है तो जो मोदी जो है वो क्यों ट्रंप को यकीन दहानियां करा रहा है? क्यों ये सारी दुनिया का प्रेशर आ रहा है? क्यों सारी दुनिया जो है वो इंडिया पे कंसर्न शो कर रही है? कोई एक बड़ा नहीं उठाया जा रहा। इंडिया के अपने पढ़े लिखे जो एलीट, उनकी पढ़ी लिखी लोग हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनके सवालात के जवाब देने इंडियन मीडिया को मुश्किल हुए हैं। अब उन पे इल्जामात लगाए जा रहे हैं कि जनाब आपको पाकिस्तान पैसे दे रहा है। ये पाकिस्तान के टाउट है जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो भी रैशनल बात करता है उस पर इस तरह के इल्जामात लगाए जा रहे हैं। 70 साल में शायद ही इतना फोकस हुआ हो दुनिया के मीडिया का। तमाम बड़े मीडिया हाउसेज, अखबारात, चैनल सब इस तरह फोकस करें। अभी देखिए AFP की भी रिपोर्ट आ गई कि जो भारतीय सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है वो घबराई हुई है कि ये हम कैसे कंट्रोल करेंगे 80 लाख लोगों को। ये और मजीद फौज भेज के भी, इंटरनेट बंद करके भी, गली मोहल्ले बंद करके भी काम से नहीं चल रहा। अगली हमारी खबर सियासत के हवाले से जो पेश गोइयाँ हम करते रहे उस तरफ आप देख रहे हैं कि अब खबरें भी आ रही हैं।
आसिफ अली जरदारी साहब को अब पिम्स में दाखिल करवा दिया गया है। कहा जा रहा है उनकी गर्दन में भी तकलीफ है और दिल का भी उनको मसला है। तो अब खरल साहब, आज वज़ीर आज़म की एक अहम मीटिंग भी हुई है, उसके हवाले से भी बताएं। और जरदारी साहब को तो रिलीफ कुछ मिल रहा है कि जी उनकी तबीयत ख़राब थी, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब के लिए जनाब उनका इलाज जेल में ही होगा, जरदारी साहब पिम्स में दाखिल हो गए हैं, तो ये दोहरा मेयार नहीं होगा? कहेंगे कि जी वो बिलावल ने कह दिया था कि जी जान को खतरा है, तो शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा था कि जी हमारे भाई की भी जान को खतरा है। तो दोनों तरफ से बयानात एक तरह के आए थे, लेकिन जरदारी साहब अभी हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। उसामा साहब, इसका पूरा बंदोबस्त कर लिया गया। आज जो वजीर दाखिला ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह जी और वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की जो 1-on-1 मीटिंग हुई है, वही एजाज शाह जब वो कराची में गए हैं, ये मेरे पास प्रेजेंटेशन की कॉपी है। कराची में 18 जुलाई को उनको एडिशनल डीजी FIA जो ग्रेड 21 के ऑफिसर हैं और जो नैब सिंध और नैब बलूचिस्तान के हेड हैं, यानी डीजी के बाद 2 सूबों को वो हेड करते हैं। 18 जुलाई 2019 को उन्होंने कराची में जब दौरा किया ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब ने, और उस वक्त मैंने बताया था, उन्होंने सारी चीज़ें उनको ब्रीफ की। सही। और जो बड़े बड़े केसेस हैं जरदारी साहब के, क्योंकि FIA ने मामला ये इनिशिएट किया था, JIT बनी, बाद में मामला रेफर हुआ। और ये वही नजम मिर्जा साहब थे जिनको जब JIT का हेड बनाया गया तो पीपल्स पार्टी के हलकों में सफ़े मातम बिजती की थी, और जरदारी साहब ने कहा कि ये इनका और मेरा तो बहुत ज़्यादा आपस में बाइस हैं और ये तो किसी सूरत में कबूल नहीं करेंगे। उनका ये एक सेलिब्रेटिंग मीटिंग थी, जो मैं कहूँगा अगर इसका वन लाइनर, नजफ मिर्जा साहब का 28 अगस्त का नोटिफिकेशन हम स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। 3 साल के लिए नजफ मिर्जा साहब की खिदमात नैब के सुपुर्द कर दी गई हैं। अच्छा। अब वो एडिशनल डीजी FIA नजफ मिर्जा साहब ग्रेड ऑफिसर हुसैन असगर साहब के बाद जो मोस्ट कॉन्फिडेंट और अपराइट और ऑनेस्ट ऑफिसर थे, जो पंजाब के इश्यूज और बाकी भी चीजें मेगा करप्शन के केसेस देख रहे हैं, और एक कमीशन बना दिया गया। क्योंकि इमरान खान साहब ने जब उनको नैब का डिप्टी चेयरमैन लगाया 3 साल के लिए, तो वो उस कमीशन की हेडिंग कर रहे हैं, जिसमें सारे इदारों के लोग भी हैं। उसके अंदर भी बड़े खांचे निकलेंगे कि अरबों रुपए के कर्जे किधर आए, किधर लगे, कौन कौन रिस्पॉन्सिबल था, वो उसमें एंगेज हो गए। अब मैं बता रहा हूं कि जरदारी साहब को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ मिल रहे थे, जरदारी साहब को खाना भी जा रहा था, VIP सहूलतें भी मिल रही थी, और मलक साहब नामी के क्या क्या कारनामे हैं, और इरफान नहीं मंगी क्या है, उसको किस तरह उसकी जॉब चल रही है, उसकी जान किस तोते में है और उस तोते की जान किस में है, और उसका तल्लक भी सिंध से है। लिहाजा ये सारी चीजें हमारे इदारों ने पकड़ ली। अच्छा। उसकी बुनियाद पर नजफ मिर्जा साहब को खुसूसी टास्क दे के नैब में लगाया गया है। वो डिफेक्टो डिप्टी चेयरमैन का आप काम करेंगे, क्योंकि हुसैन असगर साहब कमीशन के अंदर बिजी हैं। तो चेयरमैन नैब की लीडरशिप के अंदर नीचे कुछ गंदे अड्डे मौजूद थे, उनकी चेयरमैन की मैं नहीं कह रहा, नीचे कुछ प्रोसिक्यूशन में, कुछ इन्वेस्टिगेशन में कुछ सहूलतकारियां हो रही थी। तो ये तेजी कच्चे बनाए जा रहे थे। अच्छा। जरदारी साहब, बिलावल साहब की कल से चीखों की आपको आवाज आएगी। और दूसरी बात, जो आपने शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की बात की है ना, इनके हवाले से भी ये आपको मैं बता दूं, ये खबर है, और डोगर साहब इस पे कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूं, अब ये कहेंगे पैसे भी ले लो, प्ली बार्गेन ओपन भी कर लो, तो हमारी जान छूटने का कोई रास्ता नहीं बनता। अच्छा, बाबर साहब सियासत से तौबा भी करेंगे, पैसे भी देंगे, और डील भी करेंगे। अब मामला क्या लगता है? एक मैं परसों IG जेल खाना जात अडियाला जेल गए, वहाँ पर वो साबका प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब से मिले, उनकी खैर आफियत दरियाफ्त की और उनसे कहा कि जी कैसा चल रहा है यहाँ पर। तो उन्होंने कहा जी कि मैं, आपको पता है जेल मेरा दूसरा घर है, मैं जेलों से डरने वाला घबराने वाला नहीं हूँ, सही, तो आप परेशान ना हो, मैं बहुत खुश हूँ। जिस पर IG साहब ने कहा कि सर ये पुराने वाली जेल नहीं है, हालात बदल गए हैं, ज़माना बदल गया है, तो आपके लिए अब मुश्किलात होंगी, ये अब वो वाली चीज़ नहीं होगी। पर जरदारी साहब ने कहा जी देख लेंगे, आपको पता है कि मैं मुश्किलात से घबराता नहीं। अच्छा। रात को जब सोए तो एक चारपाई थी, ऊपर एक पंखा था, हब्स थी, गर्मी थी, सुबह उठे तो शदीद कमर में दर्द थी,
और वो जो कह रहे थे कि मैं जेल से घबराता नहीं, जेल मेरा दूसरा घर है। सुबह वो पिम्स हॉस्पिटल आज तो व्हील चेयर पे थे, आज व्हील चेयर पे थे। तो मुझे ये बड़े सूख किसी ने बताया कि ना ये डायलॉग हुआ है उनका। और उन्होंने बड़ी बड़क मारी कि जेल तो मेरा दूसरा घर है, मैं डरने वाला नहीं और मैं देख लूँगा। और आज वो एक रात जेल में नहीं गुजार सके। और दूसरी तरफ अदी साहिबा जो है, सुना कि सारी रात वो जेल में चिंगाड़ती रही हैं, चीखती रही हैं। पंखा था, चारपाई थी, नींद आई नहीं, और हब्स थी, गर्मी थी, और सारी रात वो गालियाँ देती रही और धमकियाँ देती रही हैं कि मैं देख लूँगी तुम सबको। और उनकी भी सुना कि सुबह उठ के खासी तबीयत खराब है। तो उसामा साहब अभी टिक टिक एक रात सिर्फ एक रात जो है ना, और एक मुलाकात और एक बंदे की नैब के अंदर डेपुटेशन। बाबर साहब अब तो पिम्स में है ना, एक रात के बाद ये हुआ, वो पिम्स में है, वहां उनका इलाज चलेगा। अब देखिए सर, वो कल तक वापस आ जाएंगे शायद, आज रात हुई, मैंने सुना था शायद वापस आ जाए। अब अगली तरफ आ जाए मियां नवाज शरीफ की तरफ। आज उनकी मुलाकात का दिन था। रात को तो उन्होंने स्पेशली चिकन और दाल मिक्स करके बनवाई और वो खाई। अच्छा। सुबह वालदा आई और उसके साथ कैप्टन सफदर साहब गए, तो उनके साथ 3-4 डब्बे थे, 2 टोकरियां थीं। एक डिब्बे में चावल थे, दूसरे में सुना कि आलू गोश्त थे। अच्छा। और उसके साथ एक टोकरी में आड़ू शौक से खाते, वो पीच क्या उसको कहते हैं, आड़ू वो थे, और दूसरी में सेब थे। अच्छा। तो सुना कि दोपहर को आज उन्होंने अपनी जो पसंदीदा उनकी है आलू गोश्त और चावलों के ऊपर डाल कर खाया है। तो रात के लिए भी उन्होंने ये बचाया था कि रात को भी ये खाऊंगा। साथ शायद एक डिब्बे में दाल थी, स्पेशली उनके लिए बनी हुई थी, तो वो उन्होंने खाई है। तो सेहत उनकी ठीक है, बिल्कुल जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो ठीक हैं। और शहबाज शरीफ साहब की जो स्टेटमेंट है उसकी कोई, मगर अगर इतनी सेहत ख़राब थी तो आलू गोश्त के साथ साथ चावल, मतलब वो मेरा ख्याल है कि वो एक पेशेंट तो नहीं खा सकता। ये भी है रिपोर्ट्स के जी, 3 शिफ्टों में उनका मुआयना आप जो मेन्यू बता रहे हैं, नवाज शरीफ साहब के भी साथ आप जुल्म कर रहे हैं। अब उनकी जो है ना शामत आने वाली है। अब ये जो मौजें हैं ना नवाज शरीफ साहब की, जरदारी साहब को आपने बता दिया, जेल हुकाम से जो बात हुई है, नवाज शरीफ को मैसेज कन्वे कर दिया गया कि ये मुराद नहीं सर, वो शहबाज बहुत डेस्परेट हुए हैं। और उसमें इजाजत दें, अगर शहबाज शरीफ साहब वाली से ब्रेक के फौरन बात करते हैं, क्योंकि उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है और नैब अब उनसे घर में ही तफ्तीश करेगा। ये हमारे पास भी खबर है, इस बार भी हम बात करेंगे। और मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में ब्रेक से पहले बता दूं कि 3 शिफ्टों में बाकायदा उनका मुआयना होता है। तमाम डॉक्टर मौजूद होते हैं 3 शिफ्टों में और उनका मुआयना करते हैं। लेकिन यहाँ से खबर हम आपको अब पता चला, मैं ये बता चुके हैं कि जरदारी साहब को भी ये जो हॉस्पिटल में रिलीफ मिला है, जो उनकी तबीयत बेहतर होगी तो वापस से आला। हम मिलते हैं ब्रेक के बाद। अब पता चला। अब पता चला। तो जनाब, जरदारी साहब और मियां नवाज शरीफ साहब के लिए कोई रिलीफ नहीं, अभी वक्ती तौर पर जरदारी साहब को रिलीफ है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और बाबर डोगर साहब ने पहले ये खबर ब्रेक कर दी थी। तो अब इसी वजह से नैब की टीम शहबाज शरीफ साहब के पास घर जाकर उनसे जो सवालात हैं वो करने हैं। लेकिन ये सवालात के जवाबात अभी तक असद खरल साहब क्यों नहीं आ सके? क्योंकि हर चीज़ तो डॉक्यूमेंट होती है सरकारी तौर पर। ना वो शुगर मिल का उनके पास कोई जवाब है, ना जो ठेके दिए गए गैर कानूनी तौर पर। 32 करोड़ डॉलर की यहाँ बात हो रही है, आउटसोर्स कर दिए गए। ये उसामा साहब सिर्फ 7 सवाल हैं, और पनामा केस में भी 2-4 सवाल थे कि किधर से पैसे आए, कैसे गए, कैसे खरीदे और क्या मामला था। अब शहबाज शरीफ साहब जो बहाना बना रहे थे ना बीमारी का, नैब को किसी समझदार बंदा जो है ना उसने अच्छा मशवरा दे दिया। उसने कहा उछल कूद तो ये करते हैं, अब ये बहाना बनाया बीमारी का। नहीं, बीमार वो है, कमर हो गया ना। जी। आप देखें नैब कितना अच्छा इदारा है, कितना अच्छे काम करता है वो, कि उसने कहा कि इनको तकलीफ ना हो, ताकि वो बैठे होंगे, बैठ तो रहे हैं ना। जी। उनकी जुबान भी चलती है, हाथ भी उनके काम करते हैं, पैरालाइज वो है नहीं, फाल्ज का अटैक उनको हुआ नहीं है, कोमे में वो है नहीं, ना वो वेंटिलेटर पे है। नैब की टीम खुद उनके घर जा रही है। सही, आज उनके घर जाएगी और उसमें एडिशनल डिप्टी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर जो है वो भी शामिल हो गए और रैश गाह पे जा रहे हैं। जी वो खुद यानी कुआं प्यासे के पास चल के जा रहा है, नैब के अफसर उनके पास जा रहे हैं। इससे ज्यादा और वीआईपी अकाउंटेबिलिटी के किस तरह प्रोटोकॉल आपको चाहिए अपोजिशन लीडर साहब? अब उनसे 4 सवाल जो किए गए उनसे सिर्फ ये है कि एसएफ जो किए जा रहे हैं सुबह कि अब उनको भेजे भी हुए लिख के उनका था
कि LW जो MC है, जो लाहौर वेस्टमिंस्टर की समरी क्यों मंजूर की गई, इसको मैनेजमेंट यूनिट फाल होने के बावजूद कंपनी बनाने की क्या जरूरत, गैर कानूनी इकदाम से हुकूमत को अरबों का नुकसान पहुंचा। खबर आपको दे दूं कि नैब की टीम शहबाज शरीफ के पास नहीं जा रही। अच्छा, उन्होंने ये विजिट कैंसिल कर दी है। ब्रेकिंग नैब ने अभी थोड़ी देर पहले मीटिंग की थी, उन्होंने उस पर डिसाइड किया कि जनाब हम शहबाज शरीफ के घर नहीं जा रहे और आइंदा क्योंकि शहबाज शरीफ ने उनको मेडिकल रिपोर्ट्स अपनी भिजवाई हैं कि वो इस काबिल नहीं कि वो बोल भी सकें, इनसे बात कर सकें। तो उन्होंने कहा जी कि हम अब कल इस पे शायद एक मीटिंग होगी, उसमें नई डेट का अनाउंस किया जाएगा कब उनको। चले हम सवाल बता देते हैं ताकि वो तैयारी और उन्होंने कहा कि नैब की टीम उनके घर नहीं जाएगी, इनको ही बुलाया जाएगा, लेकिन उसका टाइम चले जी। ब्रेकिंग न्यूज़ हम आपको बता दें, अकाउंट में अब नैब की टीम जनाब उनको दोबारा बुलाएगी, क्योंकि उनको पता है ना चोर की दाढ़ी में दिन का बोलना तो पड़ेगा। अच्छा, सवाल जल्दी से कर आप जल्दी शुगर मिल जाए, उस पर भी तहकीकात होनी है। अब ये सफाई कंपनी है, उस हवाले से उन्होंने कहा कि तहकीकात 320 मिलियन का टैलेंट ठेका का आउटसोर्स कर दिया, इख्तियार के लिए कंपनी को बगैर जामा मनसूबा, कोल पावर वाले दूसरी चीजें। अब मुझे बताओ, आज जो चेयरमैन नैब DG नैब लाहौर के पास आए हैं, मैंने कल कहा था कि बड़े हॉट वाटर में होंगे, लेकिन आज जो चेयरमैन नैब की जो प्रेस रिलीज आई है उसके मुताबिक तो उन्होंने कहा है कि एक तो 20 माह के अंदर उनका 21 अरब टोटल रिकवर किया है मौजूदा चेयरमैन नैब रिकॉर्ड। और लाहौर के हवाले से कोऑपरेटिव जो सोसाइटियों के ऊपर जो मुतासरीन को उस हवाले से, क्योंकि इससे छोटा सा ब्रीफ है, नैब की जो कारकर्दगी है 2017 से तक जो टिल अक्टूबर, एग्रीड अमाउंट है 8,112 मिलियन, रिकवर्ड अमाउंट है 5,617 मिलियन, डिसबर्स्ड अमाउंट जो है विक्टिम्स में वो है 3,248 मिलियन, और इंडायरेक्ट रिकवरी जो है 31,240 मिलियन। ठीक है, अब इफेक्टिव जो है 25 अरब रुपए इसमें जो टाइम की कमी है, इसमें जो अहम चीज सर डिस्कस हुई थी वो ये थी कि पॉलिटिकल रिकवरीज पे भी फोकस किया जाए, जिस पर जो बात की गई है वो ये है कि जी के कोर्ट से उस जिस जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो पूरी नहीं हो रही। अच्छा, तो इस हवाले से प्रोसिक्यूशन के हवाले से भी डिस्कशन की गई। अच्छा, किस तरह से क्योंकि ये जो पॉलिटिकल उस हवाले से पॉलिटिकल होनी है, थ्रू कोर्ट्स होनी है, बार्गेन हो या जो भी हो, तो ये है कि प्रोसिक्यूशन को बेहतर किया जाए ताकि कोर्ट्स में जो ये तो हम पहले दिन से कह रहे हैं, आप बाबर साहब इतनी और कह चुके हैं। अच्छा, वक्त हो गया खरल कहानी का वक्त हो चुका है, और खरल कहानी में आज हमने बात करनी है खरल साहब से, ये जानना है कि मरियम साहिबा जिनकी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं थी, वो अरबों रुपए की मालिक किस तरह बन गई, तो कुछ तफसीलात नई मिली हैं। जी खरल साहब। जी कुछ नई भी हैं, कुछ पुरानी भी हैं, लेकिन आज चूंकि चेयरमैन नैब को DG नैब जो मौजूद थे, 1-on-1 मीटिंग हुई, और जिस तरह दीगर मेगा करप्शन, इस तरह मरियम साहिबा का जो केस है, TT स्कैंडल जो है, उसके ऊपर जो ब्रीफिंग दी गई, उसकी ब्रीफली नाजरीन के लिए ये कि क्या उसके अंदर कच्चे चटे निकले हैं कि मरियम नवाज जो है, नवाज उनकी आमदन से ज़ाहिर असासाजात केस में जो अहम पेशरफ सामने आई, और जो आज DG साहब ने और ये चेयरमैन नैब की आपस में डिस्कशन हुई है, 1 पेजर जो ब्रीफ होता है, उसमें मरियम के असासे रोज़ बरोज़ किस तरह बढ़े गए, इसका उन्होंने बताया कि हमने पूरा खोज लगा लिया। अब दस्तावेजात के मुताबिक मरियम नवाज को 6 साल के दौरान 79 करोड़ यानी 80 करोड़ तकरीबन 79 करोड़ 42 लाख और 60,000 की रकूम तहाइफ की सूरत में मिली, यानी 80 करोड़ 6 साल में मरियम साहिबा को तोहफे की शक्ल में मिले। दस्तावेजात के मुताबिक मरियम नवाज पर ये भारी रकूम और तोहफे नवाज शरीफ, हसन नवाज और हुसैन नवाज से वसूल करती रही। मरियम नवाज तोहफे वसूल करते करते करोड़ों रुपए की मालिक बनती गई है, और ये ब्रीफिंग दी जा रही है। इनके असासे तहाइफ के बाद 7 करोड़ 35 लाख से बढ़कर 86 करोड़ 70 लाख रुपए और 60,000 के हो गए। लाहौर में जो चेयरमैन नैब जस्टिस जुवैद इकबाल और DG नैब मेजर ट्रेड शहजाद सलीम की 1-on-1 तफसीली जो मीटिंग हुई, दीगर केसों के जब इसके हवाले से ब्रीफिंग आई, उन्हें मजीद बताया गया कि दीगर मेगा जो करप्शन के हवाले से उनका मुंतकिली जो शेयर की हुई है उसकी तफसील के हवाले से उन्होंने बताया जो चेयरमैन नैब को कि सईद सैफ बिन जाबर अल सवैदी ने 21 मई 2008 को 94,08,090 शेयर मरियम नवाज को मुंतकिल किए। शेख ज़काउद्दीन की जानब से 20,21,760 शेयर मरियम के नाम मुंतकिल किए गए। हानी अहमद जाम की जानब से 97,033 शेयर मरियम नवाज को मुंतकिल हुए। इन तमाम शेयर की मुंतकिल 21 मई 2008 को किए जाने का इंकशाफ हुआ। ब्रीफिंग के दौरान DG नैब ने चेयरमैन को बताया कि गैर मुल्की रकूम की वजाहत मांगी, लेकिन मरियम नवाज ने फराहम नहीं की। गार्डन टाउन के निजी बैंक में करोड़ों रुपए के मुंतकिल किए गए। नैब जराये के मुताबिक जो आज ब्रीफिंग के अंदर मजीद चीज़ें आई कि मरियम नवाज का कोई ऐसा
जरिया नहीं था, जिससे इनकी आमदनी रोज रोज बढ़ती रही। मरियम नवाज को 2011 में 3 करोड़ 70 लाख, 12 में 5 करोड़ 16 लाख, 13 में 3 करोड़ 58 लाख 60 हजार, 14 में 19 करोड़ 20 लाख 50 हजार, 15 में 31 करोड़ 5 लाख 30 हजार, जबकि 16 में 17 करोड़ 25 लाख 30 हजार के तहाइफ मिले। 86 करोड़, 7 करोड़ से 86 करोड़ की कहानी। ये डीजी नैब की जुबानी और चेयरमैन नैब और ये तमाम दस्तावेज। अब नवाज शरीफ की आखिरी उम्मीद की किरण जानशीन मरियम साहिबा भी आप जो रंगे हाथों पकड़ी गई, ये सारी चीजें कच्चे चटे सामने आ गए हैं। अच्छा, तो मामला ये है कि नवाज शरीफ के लिए जिस तरह डोगर साहब ने कहा है, उनके लिए भी अब सारी मायूसी, और वो यही कहते हैं कि मेरा अब क्या बनेगा, तो तेरा क्या बनेगा। कालिया का डायलॉग सुना था जी। अब ये शहबाज शरीफ जो है वो फंसे हुए हैं, उनके बेटे फंसे हुए हैं हमजा और सलमान शहबाज, उनके दामाद फंसे हुए हैं, उनकी एहलिया नैब के जो है मनी लॉन्ड्रिंग का घर जो बना है, उनकी बेटियां इसके अंदर इन्वॉल्व है, उनके बाकी जो इन्वॉल्व है। बाबर साहब क्या देख रहे हैं अब ये इस तरह नवाज शरीफ और उनके बेटे, ये तो बेटी खरल साहब ने डिस्कस कर ली है। मैं एक और चीज बता देता हूँ कि आहद चीमा और फाजिल फवाद लाहौर कैंप जेल में बंद हैं, तो एजेंसीज ने एक सीएम पंजाब को एक रिपोर्ट भिजवाई कि 2 पंजाब के अहम ब्यूरोक्रेट जो हैं वो पिछले 1 साल से हर हफ्ते जो है उनको मिलते रहे और उनकी मुलाकातें जो हैं वो बेताशा हो चुकी हैं। वो दोनों ब्यूरोक्रेट जो दोनों बड़े अहम ओहदों पर बैठे हुए हैं। तो इसको चेक किया जाए, जिस पर सेक्रेटरी टू सीएम जो थे उन्होंने बाद में होम डिपार्टमेंट और आईजी से पूछा कि ये क्या चक्कर है। उस पर होम सेक्रेटरी ने रिपोर्ट आईजी से तलब की, आईजी से तो पता चला कि 2 जो ब्यूरोक्रेट हैं उनमें एक नबील अवान है जो शहबाज शरीफ के इंतहाई चहीते 5 प्यारों में शामिल थे और अभी भी अहम ओहदे पे फाइज हैं। सबसे बड़ी बात ये है, पहले भी हमने और दूसरे जाहिद जमान साहब जो कल जिनको सेक्रेटरी हेल्थ के ओहदे से हटाया गया, उससे पहले डीजी एलडीए भी लगे हैं। ये वही जाहिद जमान है जिन्होंने ये जो सड़क थी पाक जो था वो सड़क में शामिल किया था और बाद उनके असाक डार के उसको ये डीजी एलडीए थे, तो ये भी उनके चहीते अफसर थे। तो उस पे के 1 साल में ये कम अज कम भी 26 मुलाकातें इन दोनों से कर चुके हैं। उस पर मजीद उसको प्रोब किया गया, आईजी से पूछा गया कि जनाब किसकी इजाजत से ये मिल रहे हैं, तो पता चला कि प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट से एक फ़ोन आता है और उस फ़ोन की वजह से इनकी मुलाकातें हो रही हैं। तो उसके बाद ये समरी जो है पंजाब गवर्नमेंट ने प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट भिजवा दी है कि और वो बंदा डोगर साहब रडार पे आ चुका है, कल आप देखेंगे वो डिपोस्ट हो चुका है। कल के चेक किया जाए कि ये क्यों प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट इस तरह से इन दोनों बंदों को अलाउ कर रहा है और कौन वहाँ पर गंदे अंडे बैठे हुए हैं जो कि इस गवर्नमेंट के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी खबर जनाब, बहुत बड़ी खबर। कल क्या होगा ऑफिस के अंदर, सिर्फ एक छोटी सी बात, सीएम लाहौर के ऑफिस के अंदर भी मलक रियाज के ऊपर जो 2 एफआईआर हुई थी, एंटी करप्शन हुकाम को फोन करके कहा गया कि मलक रियाज को गिरफ्तार नहीं करना, हाथ हल्का रखना है। उनके संबंध सीएम सेक्रेटरी वो लंबी बात है, सीएम वो कहीं और कल कर लेंगे जी, कल कर लेंगे। क्या होगा मैं अपने हवाले से आपको बता दूं कि आज जिस तरह आर्मी चीफ ने स्ट्राइक कॉर्प्स फॉर्मेशन का दौरा किया और उनसे जिस तरह बात की है, तो अब आपको भारत में और ज़्यादा चीखें सुनने को कल मिलेंगी। जिस तरह आज आपने देख लिया, जिसका तज़किरा बाबर साहब ने तफसील से किया मीडिया, तो मे भी भारतीय मीडिया में क्या हो रहा था, भारतीय सरकार की पहली टांगें कांप रही हैं, अब से और चीखें होंगी, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, अजीब व गरीब बयानात आएंगे जैसे कोई नीम पागल हालत में हो। तो सिर्फ इस मीटिंग से ही, इस ब्रीफिंग से ही आप देखेंगे कल भारत में क्या हो रहा होगा। बहुत सी खबरें आपको कल अजीब व गरीब सुनने मिलेंगी, जिस पर ज़ाहिर है अब दुनिया भी यकीन नहीं करती, आपने तो यकीन करना ही नहीं है। अच्छा बाबर डोगर साहब, तो कल क्या हो रहा है, इस हवाले से कोई एक्शन भी आप देख रहे हैं जो आपने खबर ब्रेक की है इस पर? कल सर उस पर बिल्कुल एक्शन हो रहा है। एक ऑफिसर को तो पहले ही ओएसडी बना दिया गया, दूसरा ऑफिसर भी शायद जो है नबील अवान साहब, उनको यहाँ से एक्साइज से हटाया गया है। तो हो सकता है कल एक्शन भी हो जाए, लेकिन कल फिर कराची में ये शुनीद है कि रात को आज रात सारी रात बारिश होगी कराची में। तो वहाँ मुझे लग रहा है कि कुदरत भी उन पर मेहरबान नहीं है इस टाइम। तो पहले ही इतनी परेशानी है और कल अगर बारिश इस तरह होती रही तो उनकी परेशानियों में मजीद इजाफा। कराची वालों का दिल बहुत चाहता है, बारिश बड़ी खूबसूरत लगती है, बहुत मजा आता है, लेकिन जब ज़मीन पर आती है तो जहमत। कल क्या होगा खरल साहब? कल आप रोना धोना सुनेंगे, बिलावल की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है कि नजम मिर्ज़ा को नैब में हमें फिक्स करने के लिए भेजा गया। इजाज शाह साहब की जो आज इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है और उनको जो नैब में 3 साल के लिए लाया गया, ये हमें फिक्स करने के लिए लाया गया, इसके ऊपर रोना धोना होगा। और इसी तरह शरीफ फैमिली, जो शरीफ नेटवर्क है मनी लॉन्ड्रिंग का, जरदारी साहब की तरह,
शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज, मरियम साहबा के जो सिंपैथाइजर हैं, जो अरस्तु वगैरह हैं, ये अच्छा। कहेंगे कि ये 3 साल के लिए जो एडिशनल DG FIA को लाया गया नैब में, ये एक प्रॉपर प्री प्लान काम है। आज जो कॉन्स्पिरेसी हुई है, जो हम कहते थे ब्रिगेडियर एजाज शाह ये हमें टॉर्चर करवाएंगे, और जब उनको ये भूल गए कि जब सिंध के अंदर जरदारी की राना मकबूल जो IG थे, और इधर जो उनकी ज़बान भी कटी, उनको जरदारी को नवाज शरीफ ने लाहौर की जेल में रखा, उसी कमरे में जहाँ खुद है। तो कल अच्छा, कल एक बयान भी सामने आने लगा है जनाब, तो हमने आपको बता दिया कल कुछ एक्टिव लोग जाकर मिलते रहे हाजिमा और फवाद से, और फिर कहाँ से फ़ोन आते रहे, कौन लोग हैं, वो सारा भी आप सुनने को मिलेगा, और उनके खिलाफ एक्शन भी। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। कल कश्मीर के हवाले से, मकबूजा कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, हम अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ खड़े होंगे 12 से 12:30। जो भी हो सके, जिस तरह भी आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकें ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।